जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर एप्लीकेशन पर योद्धा 2.0 बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सूरज यादव, अधी, नितेश, गौरव, मोहम्मद, रोहित, अमित सिंह, विक्की कुमार, मयूर, सुनील वासुदेव, विशेष, प्रशांत, इशिता सिंह, कैसे हो। चंदन कुमार, जय हिंद बेटा जी। साथियों, आज से आपकी जो भी क्लास होगी वो सिर्फ एप्लीकेशन पर होगी। अगर कोई स्पेशल क्लास होनी होगी तो वो यूट्यूब पर होगी, लेकिन उसके बारे में आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। धर्मेंद्र सर की तरफ से मैसेज आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में होगा, तो इस वजह से हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो आराम से अब थोड़ा सा स्पीड को हम आराम से लेते हुए और अपने सारे के सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और भी है कि अब शनिवार को, सैटरडे को आपकी रिवीजन क्लास हुआ करेगी। सैटरडे को पूरे हफ्ते की आपकी वीकली रिवीजन होगी और टाइम आपका यही रहेगा, सुबह 6 बजे। जिस टाइम आपकी एप्लीकेशन पर क्लास होती है, इसी टाइम शनिवार को आपकी वीकली रिवीजन क्लास बनेगी। दूसरा, इस संडे को आपकी एक स्पेशल क्लास होनी है, ठीक है। HCF LCM, इस एक टॉपिक को हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास होगी आपकी रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर यानी कि यूट्यूब पर होगी, ठीक है। और इसका टाइम रहेगा सुबह 8 बजे। टॉपिक रहेगा HCF LCM, एक ही दिन में हम कवर कर लेंगे। और रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब पर ये क्लास होगी सुबह 8 बजे, ठीक है। ठीक है सर, जय हिंद। सर जी, खर्चे और बचत अच्छे से पढ़ाइएगा बेटा, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। और ये जो खर्चे और बचत वाला जो क्वेश्चन है, ये एक्सपेंडिचर, इनकम, सेविंग्स, ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज में होंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं। आज की क्लास में हमारे पास दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। इनको हम मंडे को कवर करेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे है। हाँ, कल कवर करेंगे हम इनको। कल फ्राइडे होगा, तो कल की क्लास में हम इसको एक्सपेंडिचर, इनकम, सेविंग्स वाले कंसेप्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, यदि A का 20% B के 40% है, तो A अनुपात B का मान ज्ञात करें, क्या होगा। इफ 20% ऑफ A इज इक्वल टू 40% ऑफ B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशो B। A अनुपात B मुझे बताना है कितना होगा। A अनुपात B का मतलब क्या है कि मुझे A बाय B की वैल्यू निकालनी है। अगर आप B बाय A की वैल्यू निकाल लोगे तो ये वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। B अनुपात A का मतलब क्या है, B रेशो A, ठीक है। अगर A रेशो B निकालना है मतलब आपको A अनुपात B निकालना होगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, A का 20% इसके बराबर है B के 40% के बराबर है, 40% ऑफ B। तो यहाँ से A अनुपात B इसके बराबर बना 40% डिवाइडेड बाय 20% हो गया, 20% हो गया। भाई यहाँ से प्रतिशत कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से गया 1 पर और 4 कितने पर जाएगा, 2 पर। तो अनुपात या रेशो क्या बना हमारा, 2:1। 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x का 25% y के 50% है, तो x अनुपात y का मान बताइए क्या होगा। इफ 20% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ y, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x रेशो y। x अनुपात y बताइए क्या होगा, ठीक है।
ठीक है, मैथ की रिवीजन कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। मैथ की रिवीजन बेटा आपकी वीकली रिवीजन होगी सैटरडे हर शनिवार को, क्योंकि आपका पेपर जून में है तो हमारे पास टाइम है। तो हर हफ्ते हम जितना भी हमने पूरे 5 दिन में किया है उसकी रिवीजन होगी आपकी सैटरडे को, शनिवार को। ठीक है, देखो भाई ज़रा, x अनुपात y की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसका मतलब क्या है, x बाय y की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। अब क्वेश्चन में दिया है x का 25% किसके बराबर है, y के 50% के बराबर है। यहाँ से x बाय y किसके बराबर बना, 50% डिवाइडेड बाय 25% के बराबर हो गया। सोल्व करते हैं भाई, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 2/1 यानी कि 2:1, 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब्दुल बिल्कुल सही आंसर है, नबी साहब बिल्कुल सही आंसर है। कोर्स कब तक समाप्त हो जाएगा सर? बेटा कोर्स जो है लगभग 2 महीने तो मैं आराम से लेकर चलूँगा, ताकि आपको अच्छे से एक एक कंसेप्ट समझाते हुए मैं कर सकूं सिलेबस को। ठीक है, तो आपका ये मार्च और मार्च के बाद अप्रैल मई फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए का 20% बी के 60% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी, what percent of A is B? What percent of A is B? कल मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, इंग्लिश में ऑफ के बाद जो लिखा होता है, हिंदी में का से पहले जो लिखा होता है, उस वैल्यू को लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, हर में, और जिसके बारे में पूछा होता है उसको लिखा जाएगा न्यूमरेटर यानी कि अंश में, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। मतलब b/a मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू मुझे यहाँ निकालनी है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, a का 20% किसके बराबर है, b के 60% के बराबर है। तो यहाँ से b/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20% डिवाइडेड बाय 60%। ठीक है भाई, ए जो है वो दूसरी तरफ नीचे आ जाएगा, 60 जो है 20% के नीचे हो जाएगा। तो ऐसे प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से गया 1, 6 कितने पर जाएगा, 3 पर, 1/3, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब जिसने भी कल की क्लास लगाई है वो ज़रा एक बार बताना मुझे, 1/3, 1/3 की प्रतिशत वैल्यू मैंने आपको क्या लिखवाई थी, 33 सही 1/3%, 33:1/3%। कल ये प्रतिशत वैल्यू मैंने आपको क्लास में लिखवाई भी थी। तो जैसे ही आपको फ्रैक्शन वही मिल जाए, जैसे कि कल क्या बताया था, 1/4 किसके बराबर होगा, 25% के बराबर। ऐसे ही बताया था 1/6 किसके बराबर होगा, 16 सही 2/3% के बराबर। 1/9 किसके बराबर होगा, 11 सही 1/9% के बराबर। तो जैसे ही आपको इस तरीके की फ्रैक्शन, ये जो कॉमन फ्रैक्शन जो लिखवाई थी, अगर वो मिल जाती है, आप सीधा सीधा उनकी प्रतिशत वैल्यू आंसर लगा दोगे। 300% यहाँ हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, P का 10% Q के 60% है, तो P का कितना प्रतिशत Q है? 10% ऑफ P इज इक्वल टू 60% ऑफ Q, वट परसेंट ऑफ P इज Q? P का कितना प्रतिशत Q है? फिर से वही कंसेप्ट, इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा है, P, हिंदी में
का से पहले क्या लिखा है, p, यानी डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, p को लिखेंगे। जिसके बारे में पूछा है उसको अंश यानी न्यूमरेटर में और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, q बाई p मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू निकालनी है। अब ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। 10% ऑफ p किसके बराबर दिया है, 60% ऑफ q के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से q बाई p इसके बराबर बना 10% डिवाइडेड बाय 60% के बराबर। भाई यहाँ से प्रतिशत कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, वैल्यू क्या बनी 1/6। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, और 1/6 की प्रतिशत वैल्यू कितनी बताई थी, 16 सही 2/3%। 16:2/3% हमारा आंसर होगा। ठीक है, 16:2/3% हमारा आंसर बनेगा। सर पहले 25% को नहीं लिखा है 2 नंबर वाला। सर पहले 25% को नहीं लिखा है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। शिव 1 मिनट अभी समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 फिर से। क्वेश्चन नंबर 2, पहले 25%, बेटा 25% तो लिखा है 25% ऑफ x 50% ऑफ y के बराबर, दोनों वही तो चीजें हैं। 25% ऑफ x 50% ऑफ y, x अनुपात y निकालना है तो x y जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 25 जो है वो 50 के नीचे चला जाएगा। तो 50/25 आंसर क्या होगा हमारा 2:1। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5। P का 15% Q के 20% के बराबर है, तो P का 45% Q के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। 15% ऑफ P इज इक्वल टू 20% ऑफ Q, देन 45% ऑफ P इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ Q। 45% ऑफ P जो है वो Q के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो भाई जरा क्वेश्चन में क्या कहा है, P का 15% इसके बराबर है, Q के 20% के बराबर है। मुझसे ये पूछा है P का 45%, P का 15% दिया था, हमसे क्या पूछा है P का 45% Q के कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर Q के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। भाई 15 को, यहाँ 15 को कितने से गुणा करूं कि 45 हो जाए, इससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 15 गुणा 3 कितना होता है 45। तो 20 को भी यहाँ 3 से गुणा कर देता हूँ, 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका मतलब P का 45%, P का 45% Q के 60% के बराबर बनेगा। दोबारा समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि P का 15%, P का 15% इसके बराबर है, Q के 20% के बराबर है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ लिया, भाई 15 नहीं, आप ये बताओ P का 45% Q के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। भाई 15 को मैं कितने से गुणा करूं कि 45 हो जाए, किससे गुणा करेंगे 3 से। 15 गुणा 3 कितना होता है 45। ऐसे ही यहाँ पर 20 को कितने से गुणा करूं, 60%, 3 से गुणा कर दिया। इसका मतलब P का 45% Q के 60% के बराबर है। प्रूफ देखो जरा भाई इसका, एक बार जरा इसका प्रूफ समझना। पहले हमें दिया था P का 15% Q के 20% के बराबर है, 20% ऑफ Q। यहाँ से P अनुपात Q किसके बराबर बना भाई, 20% बाय
15% के बराबर हो गया। 20/15 अनुपात निकालते हैं। 15 से 15 कट गया, 5 से गया 4 पर, और 5 से कितने पर गया? 3 पर। 5 से कितने पर गया? 3 पर। ऐसे ही दूसरी वैल्यू हमारी क्या बनी? हमारा आंसर बना कि P का 45% Q के 60% के बराबर है। तो यहाँ फिर से P/Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60% डिवाइडेड बाय 45% हो जाएगा। वैल्यू चेक करते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 गुणा में 3 कितना होता है? 45। 15 चौके कितना होता है? 60। यहाँ पर भी अनुपात 4/3 आया, यहाँ पर भी अनुपात हमारा 4/3 आया। यानी P का अगर हम 15 की जगह 45% लेंगे तो Q का 20% की बजाय 60% मुझे यहाँ पर लेना होगा। ठीक है। ठीक है भाई। सर योद्धा बैच में ये क्वेश्चन नहीं थे। तो बेटा जैसे जैसे समय आगे चलेगा कंटेंट को और अच्छा इंप्रूव किया ही जाएगा। ठीक है। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे एसएससी जीडी का कहीं ना कहीं आप जो है कनेक्टेड रहते हो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से। तो मैंने भी अपने कोर्स को, अपने कंटेंट को थोड़ा सा बदला है कि अगर आप इस बैच को अच्छे से करते हो तो एसएससी जीडी का जो बेसिक लेवल है उसको हम बहुत ही अच्छे से कर सकें, उसको हम समझ सके कि कल को अगर आप जो है एसएससी जीडी का पेपर देते हो आर्मी की बजाय, या आर्मी के साथ साथ एसएससी जीडी का भी पेपर देते हो, तो आप बेसिक लेवल को बहुत अच्छे से कर सको यहाँ पर। ठीक है। सर P का मान 45 है तो आप 60 क्यों लिख रहे हैं? ढक्कन, मैंने P का मान 45 ही तो लिया है, 15 की जगह 45। Q का मान मैंने 60 बताया है यहाँ पर। P का 15% Q के 60% के बराबर। P का 45% Q के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो P का 15% की बजाय 45 लेना है। Q की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर निकाली है। ठीक है। ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा है? A का 10% B के 15% के बराबर है, तो A का 15% B के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 10% ऑफ A इज इक्वल टू 12% ऑफ B, देन 15% ऑफ A इज इक्वल टू what परसेंट ऑफ B? क्या कहा क्वेश्चन में? A का 10% किसके बराबर है? B के 12% के बराबर है। B के 12% के बराबर। हमें A का 10 की बजाय 15% बताना है कि A का 15% B के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब 10 को कितने से गुणा करूं कि 15 हो जाए? यानी एक तरीके से हमारा जो 10 यूनिट है, 10% है, उसको हमें कितना लेना है? अब 15। 10 यूनिट जो हमारा 10 यूनिट है, 10% है, वो किसको बता रहा है? अब 15 को बता रहा है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू बनेगी 15/10, यानी कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी, 3/2। तो यहाँ पर जो 12% है, इस 12% को भी मैं 3/2 से गुणा कर देता हूँ। कितना हो जाएगा? 18%, 18% बनेगा। यानी A का 15% B के 18% के बराबर होगा, 18% के बराबर हमारा बनेगा। A का 10% B के 12% के बराबर था। अगर मैं A का 15% लेता हूं तो वो B के 18% के बराबर बनेगा। हाँ जी, कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया? अब्दुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऋषु कुमार आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। सर नोटबुक में लिखने की ज़रूरत है? मनदीप बेटा जी लिख लीजिए। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप साथ के साथ लिखते हुए थोड़ा बहुत चलेंगे तो क्लास के बाद रिवीजन करने में आसानी होगी।
राहुल आपका भी आंसर सही है, साकेत आपका भी आंसर सही है, हिमांशु मिश्रा आपका भी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी संख्या के में 25% की वृद्धि की जाए तो वह संख्या 200 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। यहां से हमारा जो है अगला टाइप शुरू हो जाता है। अगला टाइप, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बेस्ड थे। ठीक है, कि भाई ए की प्रतिशत वैल्यू बी का कितना है, बी की प्रतिशत वैल्यू ए कितना है, या फिर उसी क्वेश्चन को भाषा में घुमा फिराकर बात एक ही पूछी जा रही थी। तो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे वो सभी की सभी हमारे कैलकुलेशन बेस्ड थे। यहाँ से हम तो के ऊपर भी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और भिन्न यानी फ्रैक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, जैसा मैंने कल आपको क्लास में बताया था। ठीक है, देखो जरा, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% द नंबर बिकम्स 200, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 100 मानता हूं तो मैंने उसमें 25% बढ़ा दिया, यानी कि 25 यूनिट बढ़ा दिया। अब वो संख्या कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, 125। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या कहा है, वो संख्या 125 नहीं कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है, 200 हो जाती है। इसका मतलब जो मेरा 125 यूनिट आया है वो किसको बता रहा है, 200 को बता रहा है, 200 को बता रहा है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर बनी, एक यूनिट की वैल्यू बनी 200 डिवाइडेड बाय 125, 125। तो भाई 25 से काटता हूँ 8 पर गया, 25 से काटा 5 पर गया, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 8/5 होगी। तो मूल संख्या जो मैंने 100 मानी है उसको भी मैं 8/5 से गुणा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 20 पर, 8 को 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 160। यानी मूल संख्या कितनी निकल कर आएगी, 160 निकल कर आएगी। अगर मैं 160 को, ठीक है, 160 को अगर मैं 25% बढ़ाता हूं तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। सर क्वेश्चन नंबर 6 फिर से समझा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से दोबारा देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा है कि ए का 10%, ए का 10% बी के 12%, 12% के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, ए का 15%, 10% की बजाय अब हम कितना ले रहे हैं, 15% ले रहे हैं। तो वही बी का कितना प्रतिशत मुझे यहाँ पर लेना होगा, ये मुझे बताना है। यानी क्वेश्चन में जो पहले 10% दिया था, अब वो किसको लेना है, 15% को, 15% को। यानी 10 यूनिट जो है या 10% अब किसको बता रहा है, 15 को बता रहा है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू बनेगी 15/10, या फिर कितनी हो जाएगी, 15/10 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2। तो यहाँ पर 12% को भी मैं 3/2 से गुणा कर देता हूँ। 12% को जब मैं 3/2 से गुणा करूँगा, 2 से गया 1, 12 कितने पर जाएगा, 6 पर, 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 18। यानी जब मैं ए का 15% लूँगा तो मुझे बी का 18% लेना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 18% हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी करते हैं, सेकंड मेथड। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी देखते हैं, उसको भी ध्यान से समझना। भाई ए का 10% बी के 12% के बराबर है।
12% ऑफ बी है। यहाँ से ए बाय बी, ए बाय बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12% डिवाइडेड बाय 10% हो जाएगा। 12% डिवाइडेड बाय 10% होगा। ठीक है भाई, अनुपात में देखता हूं तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 12 से गया कितने पर, 6 पर, और 10 कितने पर जाएगा भाई हमारा, 5 पर चला जाएगा। ए बाई बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ए बाई बी वैल्यू हमारी बनेगी 12/6, यानी ए की वैल्यू अगर 6 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 हो जाएगी। कितनी बनेगी, 5। ठीक है भाई, आप एक ही मेथड करो यार, वही ज़्यादा ठीक रहेगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इस एक ही मेथड से करो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है भाई, कोई भी ब्लॉक नहीं है एप्लीकेशन पर, किसी को भी ब्लॉक नहीं किया जाता। बस मेरे सामने एक टाइम पर 8 से 9 मैसेज एक साथ दिखाई देते हैं, तो शायद किसी का मैसेज मेरे सामने ना आए। ठीक है, बस इतना ही हो सकता है, इसलिए शायद मैं किसी का नाम गलती से ना ले पाऊँ, नहीं तो मैसेज सभी का आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रेशो मेथड से भी सोल्व करते हैं। अभी तो हमने किससे सोल्व किया, 100 के ऊपर लेकर क्वेश्चन को, अब करते हैं रेशो मेथड से। भाई 25%, 25% का अनुपात क्या होता है, 1/4, 1/4 होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 4 मानता हूं, तो 4 का 25% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 4 का 25% किसके बराबर, 1 के बराबर। क्वेश्चन में कहा है अगर मैं किसी संख्या को 25% बढ़ाता हूं, मूल संख्या 4 में अगर मैं उसका 25% यानी 1 यूनिट बढ़ाता हूं, संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 नहीं, वो संख्या कितनी हो जाती है, 200, 200 हो जाती है। तो 5 को कितने से गुणा करूं कि 200 हो जाए, 5 गुणा 4 कितना होता है, 20। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से। मूल संख्या बतानी है, 4 को भी 40 से गुणा कर देता हूं, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 160, 160 हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप 100 के ऊपर लेकर कर दो, चाहे आप फ्रैक्शन मेथड से, दोनों ही मेथड से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी संख्या में 25% की कमी की जाती है तो वह संख्या 300 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय, इस बार क्या है, डिक्रीज वाला, डिक्रीज वाला क्वेश्चन है। डिक्रीज बाय 25% द नंबर बिकम्स 300, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर मैं मूल संख्या 100 मानता हूं तो उसका 25% कम कर दिया, यानी 25 यूनिट कम कर दिया, अब वो संख्या कितनी हो गई, 75, 75 हो गई। लेकिन हमें क्या कहा है, वो संख्या 75 नहीं, कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है, 300। 75 का कितना गुणा, कितने से मल्टीप्लाई करूँ 300 हो जाए, इससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 75 गुणा 4 300 होता है, तो 100 को भी 4 से गुणा कर देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 400। मूल संख्या कितनी निकल कर आएगी, 400 निकल कर आएगी। या दूसरा तरीका, हमारा जो 75 यूनिट आया है वो किसको बता रहा है, 300 को, 300 को बता रहा है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 300 डिवाइडेड बाय 75, यानी कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से हमारी 1 यूनिट की वैल्यू बनी 4। तो 100 को भी 4 से गुणा कर देते, कितना हो जाएगा, 400। और इसी क्वेश्चन को अगर रेशो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे।
भाई 25% का अनुपात क्या होता है? 1/4, 1/4 होता है। 1/4 का मतलब अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 4 मानता हूं तो 4 का 25% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो अगर मूल संख्या 4 में मैंने 25% यानी कि 1 कम कर दिया, अब वो संख्या कितनी हो जाएगी? 3। पर क्वेश्चन में क्या कहा है? 3 नहीं, वो संख्या कितनी हो जाती है? 300 हो जाती है, 300। 3 को कितने से गुणा करूं 300 हो जाए? इससे गुणा करेंगे 100 से, तो 4 को भी 100 से गुणा कर देता हूं। मूल संख्या कितनी निकल कर आएगी? 400। 400 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। सर मैं फर्स्ट क्लास नहीं ले पाया परसेंटेज की। तो बेटा पहली क्लास अगर परसेंटेज की नहीं ले पाए, आज की क्लास आपको समझ में ही नहीं आएगी। क्योंकि कल जो है शुरुआत में मैंने परसेंटेज के सारे बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं। अगर बेसिक आपको क्लियर नहीं है तो फिर समझना मुश्किल है। तो आप पहले जिस क्रम में मैंने आपको क्लासेस कराई है ना, उसी क्रम में ही सारी क्लासेस को करो। बीच में अगर आप आओगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बनेगी। रेशो वाला चैप्टर पहले करवाने का एक कारण है, क्योंकि बेसिक जो है वो परसेंटेज से भी छोटा बेसिक हमें रेशो में समझ में आता है। और फिर उसके बाद हम परसेंटेज को करते हैं। परसेंटेज के बाद हम जो है प्रॉफिट लॉस को करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में सारे के सारे कंसेप्ट या तो परसेंटेज के हैं या रेशो के हैं। तो आप क्लास को लाइन वाइज करो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या के में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर परिणामी संख्या में फिर से 20% की वृद्धि की जाती है। संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए क्या होगा? वृद्धि बतानी है कितनी? अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन इंक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर। भाई पहले संख्या में 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने के बाद जो मुझे संख्या मिली उसमें फिर से 20% बढ़ा दिया। तो 10 + 20 30 हमारा आंसर यहाँ नहीं होगा। अगर आप सीधा सीधा 30 लिख दोगे वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं। बेसिक से मान लेते हैं कि भाई आपकी तनख्वाह जो है वो 100 रुपये थी। कितनी थी? 100 रुपये। अब आपने कंपनी में बहुत अच्छा काम किया, जिससे खुश होकर मालिक ने आपकी तनख्वाह 10% बढ़ा दी। तो 100 का 10%, 100 का 10% किसके बराबर होगा भाई? 100 से 100 कट गया, यानी कितना होगा? 10। यानी पहले आपकी तनख्वाह 100 थी, उसमें 10 रुपये बढ़ा दी। अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 110 हो गई। अब बारी दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष में भी आपने बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाया, जिससे कंपनी के मालिक ने आपकी तनख्वाह 20% बढ़ा दी। भाई 110 का, अब 110 का 20% बढ़ाया है, 110 का 20% बढ़ाया। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, यानी कि 32 रुपये बढ़ा दी। आपकी तनख्वाह कितनी हो गई थी? 110, उसमें 32 रुपये, सॉरी 11 गुणा में 2, 22 रुपये बढ़ा दी। 22 रुपीज़ आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 132। शुरुआत में आपकी तनख्वाह थी 100 रुपये, लास्ट में कितनी हो गई? 132 हो गई। यानी कुल मिलाकर 32%, 32% तनख्वाह आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है।
भरत बेटा जी, आप अगर लैपटॉप से पढ़ रहे हैं और पीडीएफ नहीं बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीडीएफ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। भरत बेटा जी, इस तरीके की हरकत मत करो यार, किसी और का कमेंट ही नहीं देख पा रहा हूं मैं। आपने पूरे ही कमेंट अपने भर दिए, ऐसे मत करो। आपका कमेंट दिख गया है और मैंने जवाब दे दिया। आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाह रहे हो, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बेसिक से समझना। भाई, मान लेते हैं आपकी तनख्वाह थी कितनी, 100 रुपये, 100 रुपीज। अब आपने कंपनी में बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया, जिससे मालिक ने आपकी तनख्वाह 100 रुपये बढ़ा दी। भाई, आपकी तनख्वाह थी 100 रुपये, आपकी तनख्वाह 10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी। तो 100 से 100 कट गया, यानी कितनी बढ़ा दी, 10 रुपये बढ़ा दी, 10 रुपीज। अब 100 थी और बढ़ गई 10, तो अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई, 110 रुपये हो गई। अब दूसरे वर्ष भी आपने बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाया, जिससे कंपनी के मालिक ने आपकी तनख्वाह 20% बढ़ा दी। भाई, आपकी तनख्वाह कितनी हो गई थी, 110, उसका 20%, 20% बढ़ा दिया। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, 11 गुणा में 2 कितना हो गया, 22 हो गया। अब आपकी तनख्वाह 110 थी, जिसमें 22 बढ़ा दी, यानी कितनी हो गई, 132 हो गई, 132। शुरुआत में 100 थी, अंत में कितनी, 132, यानी कि 32%, 32% बढ़ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। रेशो मेथड से इसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। देखो, 10% का अनुपात क्या होता है, मैंने आपको कितना बताया था, 1/10। यानी अगर आपकी तनख्वाह 10 रुपये थी तो उसमें 1 बढ़ गई, अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई, 11। दूसरे वर्ष आपकी तनख्वाह 20% बढ़ जाती है। 20% का अनुपात मैंने आपको कल कितना बताया था, 1/5 बताया था। यानी अगर आपकी तनख्वाह 5 थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ गई, अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई, 6। पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष अनुपात में रेशो में 5 से 6। इसका मतलब शुरुआत में अगर आपकी तनख्वाह 5 गुणा में 10 यानी 50 थी, तो 2 वर्षों के बाद आपकी तनख्वाह 6 गुणा में 11 कितनी हो गई, 66। 50 से बढ़कर कितनी हो गई, 66 हो गई, यानी कि 16 रुपये बढ़ गए। इसके मुकाबले शुरुआत वाली तनख्वाह 50 के मुकाबले, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 50 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 2 पर, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। आंसर क्या होगा, 32%। ये तो आपको 100 के ऊपर लेकर समझाया कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारा बेसिक बना। ये आपका रेशो मेथड से समझाया। ठीक है, ठीक है। वर्कशीट की ज़रूरत नहीं है बेटा जी, हर वीकली आपका रिवीजन, हर शनिवार को आपके लिए वीकली रिवीजन होगी, जो भी हमने पूरे हफ्ते में किया है। और हर संडे को कोई ना कोई आपकी स्पेशल क्लास लगती रहेगी। जैसे मैथ की तो लगभग हर संडे ही लगेगी। कोशिश करूंगा कि मैथ की क्लास आपकी हर संडे को लग सके, जिसमें हम या तो रिवीजन करेंगे या कोई नया चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। अनिल की आय में 20% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है। आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए क्या होगा। इनकम ऑफ अनिल इज रिड्यूस्ड बाय 20%, देन इंक्रीज्ड बाय 25%। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द इनकम। भाई, राहुल की इनकम, सॉरी, अनिल की इनकम जो है पहले वर्ष 20% कम करती। 20% का अनुपात क्या होता है, 1/5 होता है। इसका मतलब अगर उसकी तनख्वाह 5 रुपये थी तो उसमें 1 यूनिट कम कर दी, उसकी तनख्वाह कितनी कर दी, 4, क्योंकि अनिल ने अच्छे से काम करके नहीं दिखाया। दूसरे वर्ष अनिल ने बहुत ही बेहतरीन काम किया,
जिससे उसकी तनख्वाह 25% बढ़ा दी। 25% का अनुपात क्या होता है? 25% का अनुपात होता है 1/4। यानी अगर उसकी तनख्वाह 4 यूनिट थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ा दी। अब उसकी तनख्वाह कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी बनी? 5। यानी अगर शुरुआत में उसकी तनख्वाह 5 × 4 यानी कि 20 थी, तो अंत में उसकी तनख्वाह 4 × 5 यानी कितनी हो गई? 20। जो तनख्वाह उसकी शुरुआत में थी उतनी ही तनख्वाह उसकी लास्ट में हो गई, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। 2 साल के बाद उसकी तनख्वाह उतनी ही है जितनी 2 साल पहले बनी हुई थी। तो डी हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राज की आय में 10% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है। आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए क्या होगा? इनकम ऑफ राज इज रिड्यूस्ड बाय 10%, then increased by 10%. Find the overall percentage change in the income. अगर आप ये सोचो कि पहले 10% बढ़ा दी फिर 10% कम कर दी, तो मेरे भाई यहाँ पर 0% हमारा आंसर नहीं होगा। 0% जो है हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे? पहले वर्ष राज ने अच्छे से काम नहीं किया और उसकी तनख्वाह 10% कम कर दी। 10% का अनुपात 1/10, यानी अगर उसकी तनख्वाह 10 रुपये थी तो उसमें 1 यूनिट कम कर दी। कितनी हो गई? 9। अब दूसरे वर्ष उसने बेहतरीन काम करके दिखाया, तो कंपनी के मालिक ने कहा कि भाई इस साल इसकी तनख्वाह जो है 10% बढ़ा देते हैं, 10% इंक्रीज कर देते हैं। 10% का अनुपात क्या होता है? 1/10। यानी अगर उसकी तनख्वाह 10 यूनिट थी, बढ़कर 1 यूनिट बढ़कर कितनी हो गई? अब 11 हो गई। इसका मतलब अगर 2 वर्ष पहले शुरुआत में उसकी तनख्वाह 10 × 10 यानी कितनी थी? 100, तो अब कितनी हो गई? 9 × 11 यानी कि 99 हो गई। एक बार 10% कम, एक बार 10% बढ़ाई, 100 से कितनी हो गई? 99। ये तो अभी भी 1 रुपये कम है। किसके मुकाबले? 100 के मुकाबले, पहले वाली तनख्वाह के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से 100 कट गया, यानी 1% डिक्रीज, 1% डिक्रीज हमारा आंसर बनेगा। ठीक है भाई, अब आंसर आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 5% और दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या बताइए क्या होगी? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 80,000. In first year it increased by 5% and 10% in second year. Find the population at the end of 2 years. 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बताना है। क्वेश्चन में अभी हमारा कौन सा टाइप चल रहा है? जहां पर हम सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज को देखेंगे। मतलब एक बार किसी संख्या को बढ़ाया फिर दोबारे बढ़ा दिया, या फिर एक संख्या को कम किया फिर दोबारे कम कर दिया, या एक बार बढ़ाया एक बार कम किया, या एक बार कम किया एक बार बढ़ाया। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन मेथड से सबसे आसान रहते हैं। फ्रैक्शन मेथड से ही आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा सोल्व करने हैं। 100 के ऊपर लेकर मत चलना, नहीं तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं अटक सकती है। ठीक है भाई, 5% का अनुपात क्या होता है? कितना बताया था आपको? 1/20, 1/20। यानी पहले वर्ष 20 अगर जनसंख्या थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ गई, कितनी हो गई? 21 हो गई। दूसरे वर्ष 10% बढ़ गई। 10% का अनुपात होता है 1/10। यानी अनुपात में जनसंख्या अगर 10 थी, 1 यूनिट बढ़ गई, कितनी हो गई? 11 हो गई। 10 से 11। इसका मतलब शुरुआत में अगर जनसंख्या 20 × 10 यानी कि 200 थी, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 21 × 11 यानी कि 231।
231 हो गई। लेकिन शुरुआत में जनसंख्या 200 नहीं कितनी दी हुई है, 80,000 दी हुई है, 80,000 दी हुई है। भाई 200 को कितने से गुणा करूं 80,000 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 400 से गुणा। 200 गुणा 400 कितना होता है, 80,000। तो भाई यहाँ पर 231 को भी 400 से गुणा कर लेते हैं। 0 0 4 एकम 4, 4 तिये 12, 9 8 और 1 92,400। ऑप्शन ए हमारा आंसर। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या 92,800 हो जाएगी। ठीक है। मयूराज सर बेसिक कंसेप्ट से सही है, इजी है। बेटा बेसिक कंसेप्ट से आसान तो है, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए 5% की बजाय, जैसे अगर आप पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पर 10% की बजाय 11 सही 1/9% दे दिया जाता, 10% की बजाय बाद में 16 सही 2/3% दे दिया जाता। अगर इस तरीके की प्रतिशत वैल्यू होती तो बेसिक तरीके 100 से ये क्वेश्चन हमारा मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने तब भी आपको ये बात कही थी, अब फिर से कह रहा हूँ, फ्रैक्शन मेथड, रेशो मेथड से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना वही आसान रहेगा, नहीं तो कैलकुलेशन में फंसने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। चावल की कीमत में 15% की कमी हुई तो इसकी कीमत में 12 रुपये की कमी आई। चावल की मूल कीमत और नई कीमत बताइए क्या होगा। When the price of rice decreased by 15%, its price decreased by ₹12. Find the original price and new price of rice. ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस बताओ क्या होगा। ठीक है। ए की आय बी की आय से 24% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। जयेश सोनी। बेटा टाइप वाइज चलने दो क्लास को। ठीक है। ये क्वेश्चन भी है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जरा इसके बाद देखना, यही क्वेश्चन है ना इसी तरीका। ए बी से 10% ही अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। सारे टाइप कवर कराएंगे मेरे भाई एक एक करके क्लास में, लेकिन क्लास को टाइप वाइज लेकर चलेंगे, लेवल वाइज भी और टाइप वाइज, कि भाई पहले आसान लेवल के क्वेश्चन फ्रैक्शन के ऊपर अपनी पकड़ बना लो, फिर उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा, चावल की कीमत 15% कम हो गई। 15% का अनुपात क्या होता है भाई, 15% का मतलब 15/100 हो गया। 5 से काटता हूं कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 3/20। इसका मतलब अगर शुरुआत में कीमत, मूल कीमत ओरिजिनल वैल्यू में 20 मानता हूं, तो 20 का 15% किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। यानी पहले अगर कीमत 20 रुपये थी तो उसमें 3 यूनिट कम कर दी, अब कीमत कितनी हो गई चावलों की, 17 रुपये हो गई। राइस की कीमत कितनी हो गई, 17। अनुपात में कीमत कितनी कम हुई, 3 रुपये, लेकिन हमें कितना कहा है कि कीमत 12 रुपये कम हो जाती है। कितना कहा है, 12। यानी हमारा जो 3 यूनिट है वो किसको बता रहा है, 12 को। 3 को कितने से गुणा करूं 12 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो मूल कीमत 20 गुणा में 4 80, और नई कीमत 17 गुणा में 4 कितनी हो जाएगी, 68। आंसर क्या होगा, 80 और 80 और 68। ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, 80 और 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई तो इसकी कीमत में 20 रुपये की वृद्धि होती है। पेट्रोल की मूल कीमत और नई कीमत बताइए क्या होगी। When the price of petrol increased by 10%, its price increased by ₹20. Find the original price and new price of petrol. ओरिजिनल प्राइस, मूल कीमत और नई कीमत बताइए क्या होगा। देखो जरा, 10% का अनुपात 1/10, यानी पेट्रोल की कीमत अगर पहले 10 रुपये थी
तो उसमें 1 रुपये बढ़ा दी, अब कीमत कितनी हो गई? 11 रुपये हो गई। भाई अनुपात में वैल्यू कितनी बड़ी है? 1 बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो 20 यूनिट 20 रुपये बढ़ जाती है, 20 की वृद्धि होती है। 1 को कितने से गुणा करूं कि 20 हो जाए? इससे गुणा करेंगे, 20 से ही तो गुणा करेंगे। तो 10 को भी 20 से गुणा कर देते हैं, मूल कीमत कितनी हो जाएगी? 200। और 11 को भी 20 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। नई कीमत कितनी निकल कर आई? 220। 200 और 220, ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन से और सक्सेसिव मेथड के बीच वाले क्वेश्चन से हमें फ्रैक्शन के ऊपर हमारी पकड़ थोड़ी पहले से अच्छी हो गई है कि कब हमें इंक्रीज करना है तो वैल्यू कैसे लेंगे, कब हमें डिक्रीज करना है तो वैल्यू हम किस तरीके से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ भाई जयेश सोनी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, उसी टाइप का। ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ए इज 10% मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। भाई ए की बात है और बी की बात है। 10% का अनुपात क्या होता है? 1/10, 1/10 होता है। ए बी से 10% अधिक है, बी के मुकाबले 10% अधिक है, या फिर हिंदी में से पहले और इंग्लिश में देन के बाद, देन के बाद। ठीक है, जो वैल्यू लिखी होती है वही डिनोमिनेटर में वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू किसकी होती है? देन के बाद जो लिखा होता है, और हिंदी में से पहले जो लिखा होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू अगर 10 तो a की वैल्यू उसमें 1 यूनिट ज़्यादा मोर देन है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 11। a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 10। हमसे क्या पूछा है? b जो है a से कितना कम है, a के मुकाबले कितना कम है। मतलब डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? a की वैल्यू कितना कम है भाई? 1 रुपये कम है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 1/11 की प्रतिशत वैल्यू आपको क्या बताई थी? 9 सही 1/11%। क्वेश्चन समझ में आने के बाद केवल इतना ही क्वेश्चन है ये, केवल इतना ही, ये 2 लाइन सिर्फ, इतनी देर का क्वेश्चन बनेगा ये। एक बार फिर से समझना इसको। सारा खेल हमारा फ्रैक्शन का है यहाँ पर, कि फ्रैक्शन को हम किस तरीके से समझते हैं। ए और बी, ए बी से 10% अधिक है, बी के मुकाबले 10% अधिक है। तो बी की वैल्यू अगर मैं 10 मानता हूं तो ए की वैल्यू 1 यूनिट ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? बी ए से कितना कम है, यानी ए के मुकाबले कितना कम है। मतलब डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू रखेंगे 11, 10 और 11, अरे बी लिख दिया वहां पर। बी की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितने का कम है, कितनी कमी है? 1 रुपये की, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 1/11, यानी 9 सही 1/11%। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा? ए बी से 20% अधिक है, 20% का अनुपात क्या होता है? 1/5 होता है, 1/5। बी से 20% अधिक है, से पहले क्या लिखा है? बी लिखा है। इंग्लिश में देन के बाद क्या लिखा है? बी लिखा है। यानी 5 जो है वो किसको बता रहा है? बी को बता रहा है। बी की वैल्यू 5, तो ए की वैल्यू 1 रुपये ज़्यादा, यानी कितनी हो जाएगी? 6। हमसे क्या पूछा है? बी जो है ए से कितना कम है, ए के मुकाबले कितना कम है। डिनोमिनेटर में ए को लिखेंगे 6, कितने की कमी है? ए की, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। और 1/6 की प्रतिशत वैल्यू आपको क्या बताई थी? 16 सही 2/3%। 16:2/3% हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, संख्या को उसके मूल मान पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। अब ये जो हमने पहले दो क्वेश्चन करे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बस भाषा में क्वेश्चन को बदल दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। भाई, किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी। 16 सही 2/3% का अनुपात क्या होता है? 1/6। मतलब पहले संख्या अगर 6 थी तो उसमें 1 यूनिट बढ़ा दी, अब उसका वैल्यू कितनी हो गई? 7। वापिस उसी वैल्यू पर लेकर आना है, मतलब 7 रुपये को वापिस किस पर लेकर आना है? 6 रुपये पर लेकर आना है। यानी 1 यूनिट कम करना पड़ेगा, किसके मुकाबले? 7 से कम लेकर आ रहे ना, तो 7 के मुकाबले, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 14:2/7% हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। ठीक है भाई। नोट कैसे बनाए सर? हैंड रिटन वाली पीडीएफ और आप पढ़ा रहे हैं। बेटा, आपको बोर्ड की पीडीएफ भी मिलेगी और हैंड रिटन पीडीएफ दोनों ही आपको मिलेगी। ठीक है। कुछ देर बाद जैसे बोर्ड पीडीएफ जो है क्लास के साथ ही अपलोड हो जाती है, हैंड रिटन पीडीएफ जो है कोई पीछे बनाता है तो वो एक बार क्लास देखेगा फिर पूरी पीडीएफ बनाएगा, उसको थोड़ा सा समय लगता है। क्लास ओवर होने के 2 से 3 घंटे में आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। आज की क्लास में आपकी यहीं तक रखता हूँ। कल परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाकर कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट कर दें। ठीक है। और शनिवार को, सैटरडे को आपकी स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम पूरे हफ्ते जितने हमारे क्वेश्चन हुए हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। कल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।